हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ विशाल। तो आज का ये वीडियो है पोकेमोन के बारे में, मतलब पोकेमोन का एनिमे नहीं, पोकेमोन के गेम्स के बारे में। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पोकेमोन के एनिमे एक्चुअली उसके गेम्स के काइंड ऑफ पीआर है और पोकेमोन फ्रेंचाइजी के एक्चुअल प्रोडक्ट्स उसके गेम और टॉयज हैं। लेकिन आज इस वीडियो में उसके सिर्फ गेम्स के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब वीडियो गेम्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले थोड़ा स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं। और आप लोगों की तरह मैंने भी पोकेमोन बचपन में देखना शुरू किया था और मेरा फर्स्ट पोकेमोन सीजन थे डायमंड एंड पर्ल, जो कि 4 बजे के आसपास कार्टून नेटवर्क पे आया करते थे। और एज ए किड में पोकेमोन्स के पीछे पूरा क्रेजी था। मुझे आज भी याद है, मैं यहाँ पे आर्ट क्लासेस पे जाता था, वहाँ पे महीने में एक बार मेमोरी ड्राइंग का सेक्शन रहता था। मतलब होमवर्क में हमें मिलता था कि अपने से खुद से कुछ पेंट करके आओ, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पोकेमोन ही पेंट करता था। इतना अच्छा लगता था मुझे पोकेमोन। और ऐसे ही चलता गया। फिर आई जियो। मैं उस वक्त 4G में नहीं था, मैं 3G में ही यूज कर रहा था इंटरनेट को। और उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड के भाई के फोन में पोकेमोन गो इंस्टॉल किया था, क्योंकि उसके फोन में 4G का एक्सेस था। आप लोगों को पता ही होगा कि पहले लाइफ के फोन में जियो का सिम लॉन्च हुआ था। मतलब उसका सेलिंग पॉइंट ही ये था कि एक फोन खरीदो, उसमें एक सिम रहेगा, उसमें तुम 1 महीने तक अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम पे 1 GB डेटा के लिए आपको शायद 100-200 रुपए खर्च करने पड़ते थे। और उस फोन में उसने इंस्टॉल किया था पोकेमोन गो। और उस टाइम पे मेरे पास 4G फोन तो नहीं था, लेकिन मेरा फोन एंड्रॉइड था, इसीलिए एक्जेंडर से मैंने उससे वो शेयर कर लिया था। और जिस टाइम पे मैंने वो गेम लिया था ना, उस टाइम पे मेरे मोबाइल पे डेटा नहीं था। और वो हमारे साथ थोड़ा मस्ती कर रहा था कि नेट वेट नहीं दूंगा, करीब वो ये वो, मतलब दोस्तों में जो होता है। और मैंने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, बाद में चला लूंगा ये। उस टाइम पे आपको पता होगा कि मोबाइल रिचार्ज के लिए स्क्रैच कार्ड्स आते थे। और मैं क्या करता था पता है, मैं एक 10 रुपए का स्क्रैच कार्ड लेता था, जिसमें से 8 रुपए मिलते थे। और आप ना, आपके अगर मोबाइल में बैलेंस हो तो आप *800*2# कॉल करके 20 MB का इंटरनेट ले सकते थे। और उस टाइम पे मैं 20 MB में 5 दिन तक चलाता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं ज्यादातर टाइम गेम्स खेलता था और फेसबुक यूट्यूब में मैं उतना इंटरेस्टेड था नहीं। और उस टाइम पे ना मैं एनिमेस भी चला गया था, इसलिए एनिमे के नाम पे मैं 3-4 एनिमेस ही देखा करता था। वो एक दुकान थी, मैं वहाँ पे बोल के आता था, भैया ये कार्टून आप डाउनलोड करके रखो, मैं आके ले लूंगा। वो भैया मेरे लिए वो यूट्यूब का खिड़की वाला वर्जन डाउनलोड करके रखते थे और मैं 5-10 रुपए देके वो सारे एपिसोड्स ले लेता था। ये सब करके मैंने बस वो नारुतो, बेबलेट, ड्रैगन बॉल, पोकेमोन और ब्लीच और फेरी टेल देखा था। इसीलिए मैं 20 MB में 5 दिन तक चला पाता था। जो भी हो, मैंने वो गेम लेके शाम को वही किया, 2 रुपए से 20 MB का डाटा लिया। लेकिन मेरे साथ हो गया एक सीन। मैंने वो गेम का जितना सेटअप हो सकता था उतना सेटअप कर लिया, मतलब लॉगिन वॉगिन, एज फेज वेरिफिकेशन वो। लेकिन मैं जब गेम में घुसा ना, फिर उसमें आया कि टर्न ऑन योर लोकेशन। और उस टाइम पे मैंने अपने मोबाइल में लोकेशन हर जगह ढूंढा, मुझे उसका ऑप्शन नहीं मिला। तो मैंने वो डिलीट कर दिया पोकेमोन गो। तो मैंने वो साइबर कैफे वाले भैया से जाकर बोला कि भैया पोकेमोन के जितने हो सके उतने गेम्स आप डाउनलोड करके रखो, मैं आके लूंगा। और भैया ने भी वही किया और उसने पोकेमोन गो और 3-4 वो GBA वाले आते हैं ना, वो वाले गेम्स डाउनलोड किए। तो पोकेमोन गो तो मैंने लेके डिलीट कर दिया। लेकिन वो जो GBA वाले गेम्स थे ना, उनमें 3 गेम्स थे, मतलब एक ही गेम बार बार था। पोकेमोन रेड, पोकेमोन एमरल्ड और पोकेमोन ब्लू शायद। और इन्हीं गेम को मैंने खेलना शुरू किया। पिक्सेलेटेड ग्राफिक्स थे, लेकिन मैंने इतना भी कम एंजॉय नहीं किया उन गेम्स को। बहुत अच्छे लगे थे मुझे वो गेम्स। उस टाइम पे ना मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी और मैं उतना पढ़ के गेम्स नहीं खेलता था, और इसीलिए मैंने उन गेम्स के स्टोरी पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े। ऐसे ही चलता गया। फिर आया मेरे दोस्त का वो भाई फिर से, और ऐसी बात होते होते उसने पोकेमॉन गो अकाउंट खोला अपना। हमें दिखाने लगे कि मैंने ये पोकेमॉन पकड़ा, वो पोकेमॉन पकड़ा, ये वो। उसने बोला कि तूने कितने पकड़े। मैंने बोल दिया कि मेरे मोबाइल पे मुझे लोकेशन नहीं मिला, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। वो तो सुन के हैरान, बोले क्या मतलब एंड्रॉइड में लोकेशन नहीं मिला तुझे। फिर ना वो क्या किया, मैंने फिर से वो गेम उससे लिया। जब भी वो ऑप्शन आया उसने जाके GPS ऑन कर दिया। मैं तो पूरा हैरान कि ये चल कैसे रहा है ये वो। उसने तब मुझे बोला कि लोकेशन ही GPS होता है। और तब से मैं एकदम इन्वेस्टेड पोकेमोन गो प्लेयर बन गया। और इस चक्कर में बहुत सारे कांड भी हुए, बहुत चाहो तो किसी और वीडियोस में बताऊंगा मैं। जो भी इसके बाद एनिमेस देखते देखते थोड़ी मेरी जब इंग्लिश अच्छी हुई तो मैंने स्टोरी वाइज वो सारे पोकेमोन गेम्स फिर से खेले। और उसके बाद मेरे पास कंप्यूटर का भी एक्सेस आया। मैं एमुलेटर लगा के मैंने स्कारलेट और वायलेट के पहले वाले जो गेम्स थे सारे खेल दिए। मतलब जो मेन गेम्स थे, पोकेमोन स्टेडियम में उतना नहीं खेला, स्नैप तो खेला ही नहीं। निंटेंडो 3DS और उसके बाद के जो पोकेमोन के गेम्स थे ना, उनको तो मैंने मानो बिंज कर दिया। और इसी चक्कर में मैंने एक चीज नोटिस की, पोकेमोन के गेम्स में ना लोर वाइज बहुत ज्यादा क्वालिटी डिडक्शन आया। मतलब सन एंड मून के बाद से तो ज्यादातर रीमेक्स ही बने। और जो नए गेम्स आ रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश होने लगे। मतलब ग्राफिक्स बढ़े, ओपन वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। लेकिन पोकेमोन फ्रेंचाइजी की जो मेन चीज है उसके पोकेमॉन्स, उनका ही डिजाइन अजीब से अजीब होता गया। ज्यादातर डिजाइन तो वो क्यूट बनाते गए अपने टॉयज को बेचने के लिए। और जो कुछ पोकेमोन मतलब पॉकेट मॉन्स्टर जैसे लग रहे थे, उनके भी डिजाइन अच्छे नहीं थे। और जो ये रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एक के बाद आ रही है, उनमें मुझे मेगा एवोल्यूशन के बाद उतना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और हर एक पोकेमोन गेम में ना एक विलेन टीम होती है, इनकी स्टोरी अगर ठीक ठाक हो ना तो भी चल जाता है। लेकिन पोकेमोन गेम्स की जो असली स्टोरी होती है ना, वो होती है उस गेम के रीजन का स्टोरी, उस रीजन की स्पेसिफिक लेजेंडरी पोकेमोन्स की स्टोरी। और इसी फैक्टर में तो सालों साल में पोकेमोन ने पूरा हग ही दिया। रीजनल स्टोरीज को जितना चाहे उतना बचकाना दिखाया। और जैसे मानो रीजनल स्टोरीज को बचकाना दिखाने का एक कंपटीशन ही लग गया उनमें। हर एक नया गेम अपने पुराने वाले पोकेमोन गेम से बहुत ज्यादा बचकाना होता है आजकल। लेकिन
रीजन में बस एक ही एक्सेप्शन था पोकेमोन लेजेंड आर्कियस, और वो गेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद आया पोकेमोन जेड है, जिसे आप पोकेमोन लेजेंड आर्कियस का पार्ट 2 भी कह सकते हो, बट इट वाज़न्ट दैट मच फन। ये गेम मैंने खेला तो नहीं, लेकिन कुछ स्ट्रीम्स देखे थे, और लिटरली भाई इस गेम में वॉइस नहीं है कोई। मतलब 2026 का एक गेम है, इतने बड़ा कंपनी का है, पोकेमोन आईपी का है, उसमें वॉइस नहीं है कोई। मतलब वॉइस नहीं इन द सेंस, जब कैरेक्टर्स बात करते हैं ना, वो बस टेक्स्ट में आपको पढ़ना पड़ता है। और तो और मैंने नोटिस किया, जो भी नया रीजन आता है उसमें नए पोकेमॉन्स का अमाउंट ही बहुत कम होता है। पुराने रीजन्स में हर एक रीजन में हर एक पोकेमॉन नया था, लेकिन वो लोग कम पोकेमॉन्स दिखा के उनके डिजाइन अच्छा कर सकते थे, पर उन्होंने वो भी नहीं किया। मतलब नए जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ रहे हैं ना, उनसे बहुत ज्यादा लेजेंडरी अपने पुराने पोकेमॉन्स के स्टार्टर के थर्ड इवोल्यूशन दिखते हैं। स्टार्टर क्या भाई, वो जो स्वॉर्ड एंड शील्ड आया था ना, उसके लेजेंडरी पोकेमॉन्स का नाम क्या था मुझे याद नहीं, लेकिन दोनों ब्लॉक्स पे बेस्ड थे। एक था स्वॉर्ड और एक था शील्ड। मतलब एक कुत्ते के मुंह में वो तलवार थी, दूसरे लेजेंडरी कुत्ते के चेस्ट पे भाला था। लिटरली भाई इससे 100 गुना ज्यादा लेजेंडरी हॉन्डोंग का मेगा इवोल्यूशन लगता है। और स्कारलेट एंड वायलेट में तो बाइक ना थी। डिजिमोन है या पोकेमोन, छोड़ो, जो भी उनका कंपनी है वो चाहे जो करे। आई थिंक ना पोकेमोन ने धीरे धीरे अपने कोर ऑडियंस को खो दिया। सिर्फ पोकेमोन के साथ नहीं, जो पुराने ऑनगोइंग एनिमेस थे ना, सारे ने ऐसा ही किया। नए ऑडियंस को कैप्चर करने के चक्कर में ना वो अपने शो को बहुत ज्यादा बचकाने कर दिए। मतलब कैंटो पोकेमोन देखो, स्कारलेट वायलेट पोकेमोन देखो, जमीन आसमान का फर्क। ड्रैगन बॉल जी देखो, ड्रैगन बॉल सुपर देखो, जमीन आसमान का फर्क। बोरुतो भी पहले हग रहा था, अब थोड़ा शेप में आया। और ये मत सोचो कि ऑडियंस बड़े हो गए अब देखना नहीं चाहते, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े चैनल्स में आपको सुनने को मिलेगा कि ऑडियंस बड़े हो गए, ये वो देखना नहीं चाहते। इसको देखना होगा ना, वो भी देखेगा। मैं स्टिल भाई पोकेमोन, डिजिमोन, यूगीगो इनके एपिसोड्स खाते खाते हुए देखता हूँ, क्योंकि अगर किसी इंसान को कोई चीज पसंद होती है तो उसके लिए वो टाइम निकाल लेता है। और हम सबको पता ही आजकल लोग ज्यादा फोमो के लिए चीजें कंज्यूम करते हैं। और इसी में ना एक चीज होती है, जो चीज आदमी को पसंद भी नहीं आ रहा, उसे भी वो फोमो के लिए जोर जबरदस्ती देख लेता है, और बाद में इंटरनेट में आके उसके फैन बेस को गाली बकता है। ये आपको साफ साफ दिखती भी है। ये कैसा साउंड करता है पता है? मेरे सामने खाना रखा है जिसे मुझे पता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन सारे खा रहे हैं इसलिए मैं भी खाऊंगा और उन सबको बोलूंगा कि ये क्यों खा रहे हो। दूसरा ये होता है कि मैं भी बोलूंगा वो अच्छा है, लेकिन रोज मुझे वही खाना पड़ेगा। और आजकल ना एनिमे में यही सीन हो रहा है। मतलब देखो, एनिमे की जब एक कल्ट ऑडियंस थी ना, तो हर एक इंडिविजुअल बंदे की एक स्पेसिफिक फेवरेट एनिमे हुआ करती थी। ये मैटर नहीं करता कि वो एनिमे एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा हो, ये वो। इसका सिंपल लॉजिक था, आई जस्ट लव दिस थिंग। तुम्हें नहीं पसंद तुम मत देखो। देखो बीइंग ऑनेस्ट ना, आजकल ज्यादातर लोगों के ओपिनियन खुद के नहीं होते, स्पेशली इंटरनेट कंज्यूमिंग, मूवी टेस्ट, इन चीजों को लेके। इन चीजों के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट क्रिएटर्स थोड़ा भी इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, उन्हीं के ओपिनियन समहाउ यूनिवर्सल हो जाते हैं। और इन्हीं चीजों के लिए आप लोगों को बहुत सारे टर्म्स सुनने को मिलेंगे आजकल। ज्यादातर तो लोग पॉपुलर एनिमेस की ही बात करते हैं, वही जुजुत्सु काइसेन, ड्रैगन बॉल, डीमन स्लेयर, नारुतो, अंडररेटेड ब्रदर, अंडररेटेड मॉन्स्टर, ये वो। लेकिन इन सब में ना आपको ऑडियंस में एक चीज देखने को मिलेगी। किसी भी स्पेसिफिक एनिमे के आधे ऑडियंस तो फैन होंगे और आधे ऑडियंस हेटर होंगे। लेकिन हम सबको पता है कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती, और किसी भी आर्ट मीडियम के अगर फैंस है ना, तो वो चीज कभी बेकार नहीं होती। ज्यादातर लोग अगर खुद से जज करके ओपिनियन बनाते हैं ना, तो ये चीज कभी नहीं होती। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनिमे देखते हुए या फिर गेम खेलते हुए आप एकदम पेन पेपर लेके बैठो, क्या गलत हो, क्या सही हुआ, ये वो। लेकिन जो लोग खुद को फैंस बोलते हैं ना, ओटाकू, गेमर, ये वो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि इन लोगों का ओपिनियन से कंपनी के लिए मैटर करते हैं, और कंपनी से इन चीजों को बनाती है। और इसी चक्कर में कोई अच्छी चीज अगर बिगड़ जाए ना, कोई अच्छी चीज जिसमें कोई अपना कंफर्ट जोन पाता है, वो अगर बिगड़ जाए ना, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं बचपन में खेल वेल में अच्छा नहीं था, इसलिए कार्टून एनिमेस यही मेरा कंफर्ट जोन था। Maybe I'm sounding dumb and loser, but that's the reality. I love these things and these things are very important to me. ये चीजें मेरे लिए स्क्रीन पर बदलती हुई तस्वीरों से बहुत ज्यादा है, स्पेशली एनिमेस। पिछले कुछ सालों से ये नए एनिमेस जो साउथ इंडियन मूवीज की तरह फील हो रहे हैं ना, दैट डिसअपॉइंट्स मी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन एनिमेस को गाली दूं या फिर उनके फैंस को गाली दूं। इसका मतलब ये भी नहीं कि पॉपुलर है या थोड़ा नर्डी भी साउंड करता है। मतलब कैसे नर्डी साउंड करता है, इतने लोग देखते हैं, फिर भी एक मतलब वाइब जो आती है नर्डी, इसलिए मैं इसका फैन बन जाऊं। दैट्स नॉट माई टेस्ट भाई। I am not interested in cool sound करने वाले shady heroes. I like actual cool shady heroes like Itachi, Darkrai, Hiei, जो स्क्रीन पे मुंह लटका के बस ऑरा फार्मिंग करके एस्थेटिक फाइट नहीं करते, जो अच्छे खासे फाइट के साथ साथ अपने कैरेक्टर का डेप्थ भी फील कराते हैं। लेकिन जो भी हो, छोड़ो, आज का टॉपिक ये नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये पीयर प्रेशर में आके जो मास डिक्राइड होती है ना एक एनिमे की, उसे एक अच्छे खासे एनिमे की वाइब भी बर्बाद हो जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे शायद मुझे गाली भी पड़ सकती है, तो ये बात छेड़ने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, आई लव वन पीस फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड। मैंने ये क्यों बोला पता है? क्योंकि जो न्यू जेन वन पीस फैंस है ना, उनके मुंह से एक डायलॉग आप जरूर सुने होंगे कि भाई वन पीस ना पहले थोड़ा बोरिंग है, फिर एलाबास्टा आर्क आने के बाद से ना बहुत पीक हो जाता है, और गियर 5 के बाद तो एकदम पीक ही चल रहा है, ये वो।
और इनसे अगर आप पूछोगे ना कि पहले उतना बोरिंग क्यों लगता है, ये एक ही बात बोलेंगे कि पहले ना लूफी को ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं दिखाया जाता, सिचुएशंस भी ना थोड़ी बचकानी लगती है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप नए एनिमे देख रहे हो, ज्यादा एनिमे नहीं देखे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, फोमो वोमो कुछ नहीं है भाई, ये तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा उस वे में हिट हो सकता है कुछ लोगों को। जो भी हो, इसके बाद अगर आप इन लोगों को पूछो ना कि वन पीस अब कैसा चल रहा है, इनका रिएक्शन ये होगा कि भाई पीक है, भाई पीक, कोई भी कमी नहीं है, ये वो। तो पहला सवाल, क्या पीक है? एब्सोल्युटली सिनेमा भाई, क्या ही स्टोरी चल रही है। दूसरा सवाल, क्या परफेक्ट है? कैरेक्टर वाइज सब्जेक्टिव। क्योंकि देखो, मैंने जब वन पीस शुरू किया था ना, मुझे पहले से थोड़ा पता था कि मतलब इसके एटलीस्ट पहले वाले एपिसोड, इसका शुरुआत एटलीस्ट किस टोन में होगा। क्योंकि मैं जब 5 या फिर 6 में पढ़ता था ना, उस समय पे हंगामा में वन पीस की एक मूवी आई थी, उसकी फर्स्ट मूवी, और उस मूवी के लिए मैं बिना वन पीस देखे बहुत हाइप था। क्यों? क्योंकि मेरे कजिन ने बोला था कि उससे भी पहले कार्टून नेटवर्क पे वन पीस आता था और वो बहुत अच्छा था, नारुतो जैसा, और मैं पहले से ही नारुतो का फैन था, और वो मेरा पहला वन पीस एक्सपीरियंस था। और वो मूवी भी अच्छी लगी थी मुझे, क्योंकि उस एज में उसके ह्यूमर मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और एक डायलॉग ना मुझे अभी भी याद है, वो प्रोमो में भी था, उसमें ना लूफी मेन विलन को बोलता कि अगर हैव यू दम तो आउट यू कम। इस टाइम में तो ये डायलॉग थोड़ा लेम एज हेल लग रही है, लेकिन उस टाइम में मुझे बहुत हंसी आई थी ये सुन के। जो भी हो, तो मेन बात है, मुझे वन पीस के पहले वाले एपिसोड्स के बारे में पता था, एक आइडिया था, इसलिए मैं वन पीस के पहले वाले एपिसोड एंजॉय कर पाया। और अभी भी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि फिलहाल जो वन पीस चल रहा है ना, वो पहले वाले एपिसोड्स की तरह ही चल रहा है। ऑफ कोर्स स्टोरी वाइज तो बिल्कुल नहीं, मतलब वही लूफी हमारा मेन कैरेक्टर बिना कोई एफर्ट के मजे में एनिमीज को मार रहा है, मतलब खतरनाक से खतरनाक एनिमीज को। अब मेरा ये सवाल है कि जिन लोगों को पहले लूफी का वो कैजुअलनेस पसंद नहीं आ रहा था, अब कैसे उतना कूल लगने लगा? यही है ना वो प्रॉब्लम, वो ब्लाइंड डिक्राइडिंग। देखो, अब वन पीस तो खुद को होल्ड कर नहीं सकता भाई, ये एनिमे कुछ करके छोड़ेगी। चूतियों की तरह एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच हो सकती है। वन पीस सारे पुराने लोगों के मुंह पे मूत के, जो लोग बोलते थे कॉमिक बुक, कार्टून ये सब कभी अच्छे नहीं हो सकते, उनके मुंह पे मूत के एकेडमिक एजुकेशन में अपनी जगह बना सकती है। आई थिंक बहुत बड़ा कुछ बोल दिया, ना भी हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि वन पीस फिलहाल कंटिन्यू ही ऐसे हो रहा है कि मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाया। लेकिन ये ब्लाइंडली डिक्राइडिंग ना पुराने एनिमेस को कैसे इफेक्ट किया पता है? पोकेमॉन जैसे अच्छे फ्रेंचाइजी को उस समय सपोर्ट दिया जब वो डिजर्व नहीं करते थे। मतलब पैटर्न कैसा हुआ पता है? मैं सोचो पहले पोकेमॉन नहीं देखता था, बाद में मैंने इंटरव्यू में रिव्यूज देख के पोकेमॉन देखना चालू किया। 2026 में बैठ के 1999 वाला पोकेमॉन शो देख के एंजॉय किया, जो कि एक्चुअली में पीक है, बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। और इंटरनेट में आके बहुत ज्यादा तारीफ की पोकेमॉन्स की उन लोगों के साथ जिन्होंने मेरे साथ ही पोकेमॉन देखना शुरू किया। लेकिन इन अदर साइड पोकेमॉन का फोकस 1999 वाले पोकेमॉन से हट के नए पोकेमॉन के जनरेशन में था, जिनमें प्रो कॉन्स दोनों थे। लेकिन ऑडियंस के सपोर्ट से इन चीजों को बेचा जा सकता है। इसके प्रो कॉन्स के साथ जो नया पोकेमॉन स्टफ था, उसकी पब्लिक एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिकली ओजी वाले वर्जन से हुआ, जिससे इसके एक्चुअली जो कोर फैंस है ना, वो हाइप्ड हुए, जो इनके गेम्स को खरीद के खेलते हैं। और इसी हाइप की वजह से नए बायर्स भी ऐड हुए, जिससे उनके एक एवरेज गेम की भी बहुत ज्यादा सेल्स हुई, जिससे इसके ओजी फैंस को अच्छा नहीं लगा। और उनमें से कुछ पॉपुलर फेसेस ने अपना ओपिनियन डाला इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे जो मास ऑडियंस अपना ओपिनियन खुद से नहीं बनाते, वो भी हेट देने लगे पूरी फ्रेंचाइजी को। लेकिन कंपनी को तो इन सबसे उतना फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने देखा कि पहला वाला गेम बिका है, तो पहले वाले गेम जैसा ही एक गेम बना देते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया और उसे बेचने की कोशिश की। लेकिन इससे जो उनके कोर ऑडियंस थे ही ना, वो ही घट गए। आई थिंक ऐसे ही ना धीरे धीरे अच्छे खासे फ्रेंचाइजी बर्बाद हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जो भी हो, मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना, मैं कोई एनालिसिस नहीं हूँ, मुझे जो दिखा मैंने बस वो बोल दिया। आपका कुछ और ओपिनियन है तो वो भी बोल सकते हो। जब तक कोई नया अच्छा पोकेमॉन का गेम नहीं आता, हम लोग पुराने गेम्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।